Good afternoon, everybody. गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हो मेरे बच्चों? कैसे हो बेटा? मैम बढ़िया। बढ़िया हो? बढ़िया ही रहना चाहिए हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ तक हो गया था? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज हो गया था? यस मैम। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से निकालना सिखा दिया था। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करना सिखा दिया था। मैम वो ग्राफ सा बनवाया था आपने, लेमन सीरीज, उसके बारे में अच्छा बताया था n1 = 1। अच्छा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, एक गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। तो अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब एक बात सोचो कि जब इलेक्ट्रॉन एक बार कूदेगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी? एक। दो बार कूदेगा तो दो, तो अलग अलग क्वांटम निकलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं 5 से 2, 2 से 1 जा रहा हूं, एक ही में एडजस्ट कर लो। ऐसा होता है क्या? नो मैम। तो किसी भी सैंपल में हमें कितनी अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकती हैं? जैसे कि अब हम जब भी कोई एटम लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही एटम ले रहे हैं, बहुत सारे एटम्स लेते हैं। तो उस सैंपल में अगर 5 से 1 जा रहे हैं तो हो सकता है कोई 5 से 1 जाए, हो सकता है कोई 5 से 4, 4 से 1 जाए, कोई 5 से 3, 3 से 1 जाए। इस तरीके से रहेगा। तो हमें एग्जैक्टली कितनी अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकती है वो हम सीखेंगे अभी। तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस is equal to n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2। आ गई बात समझ में? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। मन में कोई शंका? नहीं। तो इस तरीके से तुम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट कर सकते हो। मैं क्वेश्चन दूं तुम्हें? यस मैम। क्वेश्चन इज calculate number of स्लाइड बीपीआईएस में शो करना क्या निकेता, मुझे समझ नहीं आ रहा। स्लाइड शो नहीं तो है। कैलकुलेट नंबर ऑफ, अच्छा तुम्हें फॉर्मूला नोट करना है, करो। स्पेक्ट्रल लाइंस, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस that can be observed, that can be observed when an electron jumps from sixth excited state
sixth excited state स्लो तो फास्ट हो जाएगी to वीक वाले बच्चों का भी थोड़ा सा ज्यादा ground state. इसलिए मैं स्टार्टिंग में पूछ लेता हूं इसकी मैं Before doing this question, तुम्हें ये बात जाननी पड़ेगी कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है फिफ्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सिक्स्थ एनर्जी लेवल, nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा n+1 लेवल और ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है 1। आंसर आ रहा है 21। पता नहीं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 21 तो मुझे नहीं लगता आना चाहिए। आ भी सकता है, आ भी सकता है। किसका आंसर आया था 21? देखो फिर एक मिनट बस जल्दी से मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूंगा तो फिर आपकी हमारी बात तो बहुत लंबी चलेगी फिर भी देख लो आप कुछ देखो n2 minus n1 सिक्स एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेवेंथ एनर्जी लेवल। 7 minus 1 into 7 minus 1 plus 1 upon 2 इसका मतलब है 6 into 7 upon 2 which is equal to 21। आ गई बात समझ में? उसके बाद 14 टाइम्स यस मैम। मैथ में 100% स्कोर नोट कर लो। 14 टाइम्स 100% स्कोर मैथ में और 12 एग्जाम क्वालिफाई मतलब जिनमें जॉब लग गई वो जॉब नहीं। उसके बाद 4+ इयर्स मैम हो गया। हो गया? Just 1 second. यस मैम। You are now muted. जो भी आपको मिले एकदम ना कुलदीप भैया पढ़ो या मत पढ़ो उसको पढ़ो और आप ज्योतिष से पूछो थर्माकोल लगाने वाले थे। देखो इतनी आवाज आ रही है। तो लेयर फेस गया है रात को आए अंकित सर से बोलो या फिर पांडे सर के सर ज्योतिष सब मेरे को क्या करना है। कुछ गए हो कुछ काम से गाड़ी से सर के आसपास क्लास लाते नहीं साथ में आवाज ज्यादा आती है। कोई खाली पड़ा है कोई सिस्टम देखो। नीतू सर को बोलो थोड़ा सा धीरे करके। हाँ सारी जगह चल रही है बस You are now unmuted. ओके बेटा। Am I audible? यस मैम। यस मैम। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में किसी को कोई डाउट? मैं आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन मिलेगा आपको फुल बैक किसी के No, मन ma'am. में कोई शंका? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो था बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसमें हमने देखा अलग अलग एनर्जी की लाइंस निकलती है और स्पेक्ट्रल लाइंस और ये वो। अब जैसे ठीक है चलो एक और क्वेश्चन लिखो। कैसा थोड़ी होगा कि एसएससी में परसेंटेज अलग हो कैलकुलेट परसेंटेज तो सेम ही होगी और आपको करना भी सब कुछ ही है द तो एक बात आप ये समझ लो सब कुछ आपको wavelength भाई of light, दोनों के लिए calculate wavelength of light when तो मैथ के लिए आपको electron jumps कोई भी बुक आपको करके from 8th मतलब बुक तो energy level to second बिल्कुल नहीं करनी और बताओ बच्चों आपके माइंड में कोई भी डाउट कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो बोलो बच्चों to 4th energy level। कैलकुलेट करो जल्दी से, वेवलेंथ क्या होगी? इसको दो तरीके से कर सकते हैं, तुम देखो कौन से तरीके से कर रहे हो। मैथ स्टार्ट करने से पहले ना आपकी बात समझो जो हमारे पास से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ होती है ना इसका एक बहुत अच्छा फंडा है तो वो क्या है भाई आपने आज से पहले कोई ना कोई एग्जाम दिया होगा अगर दिया नहीं होगा तो देखा तो जरूर होगा आप अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एसएससी या फिर बैंक कोई भी क्वेश्चन ले लेना कोई भी
उसको सॉल्व करने के बस आपके पास दो ही मेथड होंगे, या तो आप उसको परसेंटेज से सॉल्व करोगे या फिर जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताओ। कोई भी क्वेश्चन देख लेना, या तो उस क्वेश्चन को परसेंटेज से सॉल्व करोगे या फिर रेशियो से सॉल्व करोगे। तो बस कंप्लीट मैथ के अंदर हमारे पास ये दो ही कॉन्सेप्ट हैं, परसेंटेज और रेशियो। अब हमारे पास मैथ में हाफ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो परसेंटेज पे बेस होंगे और हाफ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो रेशियो पे बेस होंगे। अब देखो, अरे बता दो भाई आंसर। फर्स्ट चैप्टर का परसेंटेज है, सेकंड होगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। दीपक आंसर आया बेटा या हार मान ली? उसके बाद फिर एसआई, फिर इंस्टॉलमेंट और डीआई। देखो डीआई हमारे पास परसेंटेज और रेशियो दोनों पे बेस होगा। अब ये इतने चैप्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जो टोटल परसेंटेज पे बेस है। मतलब अगर आप इन सबको सॉल्व करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, इंस्टॉलमेंट, तो आप डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट परसेंटेज का यूज जरूर करोगे। और अब इसके अलग जितने भी चैप्टर्स बचे, टाइम एंड वर्क, वाइब चेन सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेस, ये जितने भी चैप्टर्स ऑफ रिमेनिंग बचे, ये सब हमारे ऊपर रेशियो पे बेस है। तो हो गया सॉल्व? भाई हमें कॉन्सेप्ट तो दो ही क्लियर करने हैं। एक तो तुम लोग पहले पानी पी कर आओ, अगर नहीं है तुम्हारे पास तो व्हाट इज दिस, यू आर नॉट रिस्पोंडिंग। हमारे पास एक क्लास होती थी फर्स्ट, No one being. उसके बाद फिर फर्स्ट जल्दी से आंसर बताओ सॉल्व करके। अब ये भी बस एकदम सेम है, परसेंटेज है हमारे पास क्लास फर्स्ट, ये होगी फर्स्ट इन हाइड्रोजन एटम और लिख लो। फर्स्ट बी फर्स्ट सी, तो ये ना इस टाइप से चलता रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास परसेंटेज, आप अगर इन सब चैप्टर्स को करोगे तो इसका मतलब आप परसेंटेज को कर रहे हो बार बार, और रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स हैं जब आप उनको करोगे तब आप बार बार रेशियो को करोगे। तो अब हमारा जितना भी मेजर फोकस होगा वो परसेंटेज पे होगा। भाई अगर हमने परसेंटेज को स्टॉप कर दिया तो ये जो जितने भी चैप्टर्स हैं ये तो स्टॉप हो जाएंगे। तो बात समझ आई? भाई जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब परसेंटेज पे बेस है। अगर परसेंटेज को स्टॉप कर लिया तो ये जो चैप्टर्स हैं तो खुद से स्टॉप हो जाएंगे। तो बस अब हम यही करेंगे, ये जो हमारे पास दो चैप्टर्स हैं परसेंटेज और रेशियो, इनका एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना है, बस कंप्लीट मैथ आपको खुद से आ जाएगा। बताओ बच्चों, बात आपको क्लियर हुई? देखो बच्चों बोलते रहो। तो अब हम करेंगे स्टार्ट परसेंटेज। आपको बस एक चैप्टर में मैथ हो गया? उसके बाद कंप्लीट मैथ आपको मैं खुद से सिखाऊंगा विदाउट फोर्सिंग। आप दीपक, सन्नू, चलो तुम्हारे पास 2 मिनट और है, फिर मैं डिस्कस कर देखो दूंगी। अगर हमारे पास कंप्लीट मैथ परसेंटेज पे बेस है तो इसका कुछ ना कुछ बेसिक जरूर होगा। भाई अगर कंप्लीट मैथ परसेंटेज पे बेस है, मैं आपको खुद से बता रहा हूं, तो इसका बेसिक कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक को देखेंगे। अब इसके बेसिक को हमने पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसमें से हमारे पास फर्स्ट पॉइंट और एकदम सिंपल है, आप सबको पता भी होगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। एकदम बच्चों वाली बातें यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की मैथ वीक भी है, जिनकी स्ट्रांग है उनको भी कुछ नया जरूर पता चलेगा। देखो परसेंटेज के बेसिक का फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो आप ये बताओ व्हाट इज फ्रैक्शन? 19,456 एंगस्ट्रॉम। परसेंटेज को तो बहुत देर से 19,456 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और किसी का कोई आंसर? और किसी का कोई आंसर आ रहा है? 19,456 एंगस्ट्रॉम के अलावा
कोई भी थोड़ा ऐसा अलग मतलब है। कोई भी ऐसा मतलब हाँ? x अपॉन y की फॉर्म में हम कर सकते हैं। मैम अलग आ रहा है। बताओ, मैंने कब बोला है कि ये आंसर सही है? बताओ क्या आंसर आ रहा है? x अपॉन y की फॉर्म में हम कर सकते हैं। Means ये 34.4 into 10 to the power 4 एंगस्ट्रॉम। शायद अब गलत है। देखो आप इसका फर्स्ट पॉइंट और किसी का कोई आंसर? ठीक है, हमारे पास एक बात बताओ, अगर एनर्जी E8 माइनस E4 किसके बराबर होगा? अब ये जितने भी 13.6 इंटू ये आपको ऐसा लगेगा 1 का स्क्वायर इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर। हाँ या ना? तो आप यहाँ बहुत ध्यान से समझना। हाँ या ना? हमारे पास है परसेंटेज। तो मैंने 1/4 Yes, ma'am. स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मेरा आया 13.6/16 इंटू 1 माइनस 1/16 which is equal to 13.6 परसेंटेज का into 15/16 into 16। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मुझे वेवलेंथ निकालनी है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 13.6 into 15/16 into 16 is equal to 1240 upon lambda in nanometers। हाँ या ना? अब lambda is Yes, ma'am. equal to 1240 into 16 divided by 13.6 into 16। परसेंटेज के साइन को हम हाँ या ना? 100 से डिवाइड मींस ये 1 Yes, ma'am. 25% इक्वल्स टू होगा 1/4। तो जल्दी से कैलकुलेट करो। और देखते हैं बच्चों लास्ट 30%। 30% का अब आप सब बताओ 13.6 देखो बच्चों जब बताने के लिए बोला जाता है तो मतलब आपको बताना है। 1240 into 16 into 16 divided by 13.6 divided by 16। एकदम सिंपल सा आंसर आया 1458.8 नैनोमीटर। ठीक है? अरे बोलो, अब देखते हैं इसके बाद हम Yes, ma'am. कोई डाउट? यस मैम। दूसरा जो मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 is using Rydberg's formula। फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज फर्स्ट वाले पॉइंट का रिवर्स। अब देखो इसमें हम कैसे करेंगे। Rydberg's formula क्या बोलता है? न्यू बार दैट इज वेव नंबर हमें is equal to RH into Z square into 1/n2 square n1 square minus 1/n2 square। अगली बात समझ में? कुछ भी नहीं करना बस तो उससे भी आंसर Yes, यही ma'am. आएगा। Yes, और ma'am. RH की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. कोई डाउट? फ्रैक्शन है और इसको हमें परसेंटेज में No. कन्वर्ट करना है। ठीक कुछ भी है, नहीं करना एकदम सिंपल। तो ये था बोर्स मॉडल कंप्लीटेड। अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल की। ड्रॉबैक्स अब एक आप कन्वर्ट करके बता दो ऑफ बोर मॉडल। बताओ बच्चों जल्दी। क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकता है? पहला ड्रॉबैक क्या होता है? 30%। He could not रिवर्स फाइंड आउट कर रहा है 3/10 explain को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना। atomic model कितना होता है 30%। और spectrum ये था हमारे पास सेकंड
बताओ बच्चों, दोनों पॉइंट आपको क्लियर है? ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। उसने जो बताया सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी के बारे में बताया, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के बारे में नहीं बताया। 1% इक्वल्स टू कितना होगा? 1% को फ्रैक्शन में सेकंड, ही कुड नॉट देखो, आपने आज तक एक बात सुनी होगी, एक्सप्लेन वैल्यू अपने आप में 100% होती है भाई। ये आपने सुना तो Stark कहीं ना कहीं। एंड ज़ीमैन आज देखो इफेक्ट। कौन बच्चा बताएगा स्टार्क और ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा कि स्टार्क एंड ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है? मैम ज़ीमैन इफेक्ट वो होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। स्टार्क इफेक्ट मैम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इसमें इज स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रम लाइन में। of spectral lines in presence of electric field। कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो वो स्प्लिट क्यों करती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ज़ीमैन इफेक्ट। अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बच्चों कितना होगा? Zeeman effect is splitting अब आप दोनों of को 3 से divide spectral करते हो, lines कितना होगा? 100%। अब ऐसा in कंडीशन पे check करो। magnetic इसका मतलब कोई भी वैल्यू field। 100% है भाई, जब आपने 1% लिया ठीक है, कोई डाउट? जब आपने नोट कर लो। तब भी 1 इक्वल्स टू 100%। जब आपने 3 इक्वल्स टू लिया, 3% लिया, तब भी 3 इक्वल्स 100%। इसका मतलब कोई भी वैल्यू अपने आप में ना 100% होती है। बताओ बच्चों, बात समझ आई? एकदम ऐसे एक्टिव रहना है आप सबको। अपना एक छोटी सी बात और देखते हैं, फिर उसके बाद ना क्वेश्चन देखेंगे। हो गया बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था? देखो बच्चों, अभी अभी ना जस्ट अभी अभी हमने एक बात देखी थी, 1 इक्वल्स टू 100%। फोर्थ है या थर्ड है? अभी अभी हमने ये Third देखा 1 इक्वल्स टू 100। थर्ड ड्रॉबैक क्या है, कोई बता सकता है? आपसे पूछो 1/2 इक्वल्स टू कितना होगा? अब आप बोलना स्टार्ट करो थोड़ा। 1 इक्वल्स टू 100%। He could not 1/2 इक्वल्स टू कितना होगा? 50%। एक्सप्लेन। उसने याद करो वो दिन जब मैंने बताया था पोस्टुलेट्स में कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो डी ब्रॉगली क्वांटाइज्ड है। वेवलेंथ। हाँ, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। उसने बोल दिया कि ये फिक्स वैल्यू है, उसने ये नहीं बताया कि ये फिक्स वैल्यू क्यों है और कैसे है। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द वैल्यू of angular momentum। 1/4 means 100/4। ठीक है। फोर्थ he could not 1/5 explain dual nature 1/5 means 100/5। कितना होगा? matter। He could not explain dual nature of matter। Fifth, he could not 1/6 means 100/6। explain 100/6 को Heisenberg's
50/3 कितना होगा 16 कंप्लीट 2/3 16 Heisenberg's uncertainty 1/6 मींस कितना है 100/6 principle। इसको 2 से डिवाइड करो कितना होगा 50/16 आ गई बात समझ में? कंप्लीट 2/3 अब बच्चों आप जल्दी से 1/7 बताओ अरे बोलो, यस मैम। किसी को कोई डाउट? जो बच्चे नहीं बोल रहे बच्चों आप भी बोलो कंप्लीट मैथ मैम हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक बार बताइए। हाँ वो मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। तो अब हम बात करेंगे, नोट करने हैं क्या? तुम्हें ये पॉइंट्स नोट करने हैं या आगे बढ़ जाऊं? अरे हाँ या ना तो बोलो। मैम मैम हो गए हम नोट। कर लिए, नोट हो गए। अब हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अब देखो कंप्लीट मैथ कोई भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी हम साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा। तो पीछे से कुछ डिस्टरबेंस आ रही है क्या तुम्हें? यस मैम। यस मैम। बहुत ज्यादा आ रही है? साउंड हो थोड़ा रहा नहीं है। यस मैम। बहुत मैम बोल रहे सर फोन की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। जस्ट 1 सेकेंड। You are now muted. मोहित सर, You are now चलो unmuted. अब आ रही है? अब तो कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रही है? नो मैम। नो मैम। अच्छा ठीक है। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। तो इट स्टेट्स दैट for any microscopic particle, for any microscopic particle it is impossible to find position and momentum simultaneously. ठीक है, इसका मतलब पोजीशन में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा और मोमेंटम में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो कितना एरर आएगा वो इस हिसाब से रहेगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है नंबर ऑफ वेव्स से रिलेटेड। वो उससे पहले हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इसको हम मैम लिख ये वाला सकते क्या है, h बाई h अपॉन 4 पाई m डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m which is also equal to 25% की फ्रैक्शन delta x into delta v is greater than equal to
आप अच्छा, 4 ये का 25% फाइंड आउट H अपॉन 4 पाई m। इसको छाप लो और रट लो। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में डायरेक्ट रिजल्ट यस मैम। वो रिजल्ट क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लोगे। 5 का 20% कितना होगा? डुअल नेचर ऑफ 5 मैटर। का 20% अजी पूरी दुनिया दोगुली होती है तो मैटर भी तो दोगुला हो सकता है, हाँ या ना? यस मैम। ऐसे देखोगे फ्रैक्शन वैल्यू तो ये डुअल नेचर ऑफ मैटर वाज Yes, ma'am. इंट्रोड्यूस्ड बाय डी ब्रॉगली। ठीक है, ये डी ब्रॉगली ने इंट्रोड्यूस किया था। उसने क्या बोला कि देखो प्लैंक बाबा आए, उन्होंने कहा E is equal to hc by lambda। प्लैंक और आइंस्टाइन बाबा बहुत पहले कह चुके थे कि E is equal to mc स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ? यस मैम। तो इसका मतलब hc by lambda is equal to mc square। This implies lambda is equal to h upon mc। और c देखा जाए तो वेलोसिटी ही तो होती है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, which implies lambda is equal to h upon v। आ गई बात समझ में? एकदम इजी सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा। Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. नहीं? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। No, ma'am. अब देखो मोमेंटम होता है mv, इसमें मैंने वापस से mv का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, Yes, ma'am. तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ और 2/2 से और मल्टीप्लाई कर दूं, 1 ही है। तो अगर मैं सिर्फ ये पोर्शन ले लूं तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये बन जाएगा 2 into m into हाफ mv स्क्वायर, हाँ या ना? तो हम p स्क्वायर को Yes, लिख ma'am. सकते हैं Yes, ma'am. 2m काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि लैम्डा डी ब्रॉगली इज इक्वल टू h अपॉन √2m के ई, हाँ या ना? अरे बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। अब तुमने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर होती है? Q इनटू वोल्टेज। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं लैम्डा डी ब्रॉगली इज इक्वल टू h अपॉन √2m में, हाँ 2m3v। आ गई बात समझ में? तो हमारे पास बच्चों कितना होगा 5x अपॉन 4 अरे बोलो। यस मैम। अब अगर इसमें मैं देखो h की वैल्यू तुमको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, तो अगर मैं मुझे वोल्टेज की टर्म्स में निकालना हो तो लैम्डा dB फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू
√150 अपॉन c। जब तुम वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर यही बताओ बच्चों, आएगा। इसका बेसिक मेथड क्लियर? ठीक है, बोलो नहीं? नोट कर लो। ऊपर Yes, करो ma'am. क्या, नोट कर लो। बच्चों जहां भी आपको ऐसा लगने लगे, अब आपके लिए मैम होल रूट के अंदर होगा मैं लास्ट में क्या 150 by लिखा है b। रूट अंडर? √150 बाई b होल के अंदर होगा। ओके मैम। अब देखो ये था इस क्वेश्चन का एकदम बेसिक मेथड। अब देखो सीधी सीधी बात है, हम एग्जाम छाप लिया? तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर हो हम गया इस मैम। क्वेश्चन को यस मैम। Yes, ma'am. फ्रैक्शन से अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट देखो जहां भी ये x आएगा ना, कैलकुलेट डी ब्रोगली इस बारे में तो ज्यादा वेवलेंथ, calculate de Broglie wavelength of a ball देखो बिल्कुल ये जो x है ना, इसको तो आप हटाएंगे तो उसमें रहोगे, दूसरा होगा तो डॉट जल्दी लग जाएगी। 200 gram 25% की फ्रैक्शन weighing 200 gram and moving with the तो आपको एक बात पता है, velocity 5% कोई भी एक नंबर of 500 meter per second। कैलकुलेट करो जल्दी से। तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम एज्यूम करते हैं, सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 4। सपोज जिस नंबर को हमने बेसिक मेथड से x एज्यूम कर रखा, अब उस वैल्यू उस नंबर को हम 4 एज्यूम करेंगे। सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 4, तो 4 का 25% कितना होगा? और जब हम 4 में 1 ऐड करेंगे तब हमारे पास न्यू नंबर कितना होगा? 5। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ। बेसिक मेथड से x एज्यूम कर रखा, अब हमें उस नंबर को मैम ग्राम को किलो में कन्वर्ट करके करना है। ऑब्वियसली, क्योंकि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो भी तो केजी में होता है, तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। न्यू नंबर है 5। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग न्यू नंबर है 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? भाई हमारे अकॉर्डिंग न्यू नंबर है 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 25। तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितनी है? 25/5। 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 5। 1 की वैल्यू है हमारे पास 5। हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है, मींस 4 की वैल्यू। तो कितनी होगी? बताओ बच्चों, बात समझ आई? थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं आएगा। बताओ बच्चों, कोई डाउट? सबको सब कुछ समझ आया या फिर कोई भी डाउट? कोई भी बताओ बच्चों। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे आंसर का बच्चों। एक तो पूर्ण हो जाएगा, तो हमारे पास बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगी ना,
वो आप देखना, अगर आप देखो इस बात को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। वो क्यों? क्योंकि वो जो एक्स वाला मेथड है उसको आप चाइल्डहुड से स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं। मैम 6.62 into 10 to the power minus 36. 6.62 6.62 into 10 raised to the power minus 36. अच्छा, और सबका यही आ रहा है? मैम 6.6 into 10 raised to power minus 36. यही आ रहा है सबका? मैम 6.6 आ रहा है। तो वो तो बेटा एक ही बात है, प्लैंक्स कांस्टेंट में तुमने 6.6 लिया, उसने तो Yes, ma'am. Why 6.62 लिया। 6.6, ma'am? Yes, तो ma'am. lambda is equal to 6.62 into 10 raised to the power minus 34 divided by 200 by 1000 into 500. Yes or no? तो ये बन जाएगा 100, तो ऊपर चला जाएगा 10 की पावर minus 36 मीटर। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? कोई डाउट? सपोज ओरिजिनल नंबर है, अब हम बढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ। बहुत सारे आए, लेकिन जो लेटेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एटम है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये बोलता है कि हमारे पास ये जो एटम आ रहा है, हम ये मान रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव्स की तरह है। अच्छा, एक चीज रह गई है, अच्छा ये आ सकता है, हाइजेनबर्ग का भी पार्ट है, डी ब्रोगली का भी पार्ट है, तो मैं एक सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ा देती हूँ। नंबर ऑफ वेव्स, ऐसा माना जाता है कि नंबर ऑफ वेव्स n लैम्डा, देखो नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू n। अगर मैं फर्स्ट शेल बोल रही हूँ n इक्वल टू 1, उसके लिए कुछ ऐसा होगा। n इक्वल टू 2 के लिए ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, n इक्वल टू 3 हुआ तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, n इक्वल टू 4 हो जाएगा कुछ इस तरीके से, n इक्वल टू 4। ठीक है, तो जो भी शेल नंबर होगा उतनी ही वेव्स होंगी, और वो सब वेव्स अल्टीमेटली सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, क्योंकि गोला बन रहा है। हाँ या ना? हाँ तो बोल दो। तो यस मैम। n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r n, मतलब nth ऑर्बिट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ। मैम 2 पाई के बाद क्या लिखें? 2 पाई r n। अब ये बताओ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, calculate the wavelength of an electron 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा, wave भाई 6 का 16 कंप्लीट 2/3% होगा n तो अगर हमने 6 में से 1 8 को सब्ट्रैक्ट करा, orbit तो नंबर कितना होगा? of
5 हमारे अकॉर्डिंग न्यू नंबर है 5 लिथियम की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 30 प्लस 2 5 की वैल्यू Atom. 30 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी given that 1 की वैल्यू होगी Given that 5 6 radius 1 की वैल्यू है 6 तो बच्चों 6 की वैल्यू of second orbit बताओ बच्चों बात समझ आई देखो इस क्वेश्चन का बेसिक हमारे पास थोड़ा सा Second आप उसको फास्ट भी कर दो orbit in He plus is x. Calculate your answer in terms of x. निकालो तुम्हें गिवन है कि सेकेंड ऑर्बिट है हीलियम का उसका रेडियस है x. अब इससे डिटरमिन करो कि Li+2 का ऑर्बिट क्या होगा, एट्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा और तुम वेवलेंथ निकालो. ट्राई करो ये क्वेश्चन. उस बेसिक के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप कितनी जल्दी सीख पाएंगे बताओ बच्चों आज की क्लास को आप अपने नोटबुक में अच्छे से चेक करो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर करो इसका पीडीएफ क्लास के बाद मिलेगा मतलब चैप्टर के बाद क्योंकि अभी तो बहुत सारी बातें रिमेनिंग है ना अभी तो हमने फर्स्ट पॉइंट ही करा है अभी तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारी बातें हैं आप वन बाय वन सबको क्लियर करो फिर आपको पीडीएफ वर्कशीट सब कुछ मिलेगा एसएससी की पीडीएफ भी और बैंक की भी और आपको करना भी सब कुछ है अब तुम्हारे पास 4 मिनट्स है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. परसेंटेज में भी हमारे पास को मींस तो ऐसा थोड़ी ना है परसेंटेज पीरियड के लिए अलग अलग होगी वो भी तो सेम ही तो इसमें सब कुछ कवर होगा सुमित बताओ कौन सा मेथड बताना है क्वेश्चन नंबर 3 देखो इस क्वेश्चन को ना एक बार फिर से समझ लो जिन बच्चों को समझ आ गया देखो एक बात समझ लो ये जो आपको टेबल बनाई थी ना इसको ना याद करने की कोशिश मत करो इसको ना बस डेली आपको रिवाइज करना है कुछ भी नहीं करना इससे बर्डन आपने ऊपर बिल्कुल भी आपको नहीं लेना जितना कराया जाएगा उसी को करना है और उस टेबल को डेली रिवाइज इससे सब कुछ समझ आ जाएगा हो रहा है क्वेश्चन. देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं 16 कंप्लीट टू अपॉन 3% की फ्रैक्शन लगाओगे तो फिर से कितनी 1/6 और ये बातें आपको हर बार बोलनी है तभी आपको याद हो पाएगा सब देखो सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 6 सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 6 हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है if 16 complete to upon 3% of the number is subtracted from itself आप ये बताओ 6 का 16 complete to upon 3% कितना बताओ 6 का 16 complete to upon 3% कितना 1 भाई रिजल्ट तो हमारे पास है इसीलिए तो हमने 6 एज्यूम करा है क्योंकि हमें 6 का 16 कंप्लीट हो तो 3% पहले से ही पता है सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 6 तो न्यू नंबर कितना होगा 6 - 1 5 बताओ सुमित बात समझ आई
देखो इस 6 को एज्यूम करने का रीजन बस इतना सा है क्योंकि हमें 6 का 16 कंप्लीट को 3% पहले से ही पता है बस इसका इतना सा लॉजिक है। वो कह रिंकी बेटा नंबर है सपोज 5 तो न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर है सपोज 6 तो न्यू नंबर कितना होगा 5 और 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 की वैल्यू You are now muted. तो बच्चों सर तो 6 You are now unmuted. देखो तो बहुत सारी बातें हैं धीरे धीरे समझ आएंगी नेक्स्ट क्लास में फिर सब इसी पॉइंट को कुछ आगे डिस्कस करेंगे यहाँ तक की बातें आपको क्लियर सब या फिर कोई डाउट आप इस टेबल को डेली रिवाइज करना क्योंकि आप कंप्लीट मैथमेटिक्स में इसी टेबल पे बेस होगी इस टेबल को आप यहाँ बहुत अच्छे से लिंक करेंगे बहुत ही 3 मिनट्स आर ओवर 3 मिनट खत्म हो चुके हैं बच्चा 1 मिनट बचा है जो कि खत्म होने वाला है किसी का आंसर नहीं आया प्रीतम रिंकी दीपक बेटा दीपक मैम नहीं आया आंसर। थोड़ा सा कुछ हिंट दूं तो आ जाएगा मैम 2.65 है Yes, कितना ma'am. क्या बोल रहे हो 2.65 2.65 मैम x के वैल्यूज में तो नहीं आ रहे अच्छा रुको एक बात सोचो तुम्हें पाई और एक्स की टर्म्स में ही निकालना है आंसर ऑप्शंस अच्छा तुम्हारे पास दो तरीके हैं या तो मैं अभी ऑप्शन दे देती हूँ या फिर मैं तुम्हें मैं हिंट दे देती हूँ क्या चाहिए ऑप्शंस क्या हिंट मैम हिंट हिंट चाहिए ठीक है यस मैम तो हिंट ये है कि तुम्हें पाई और एक्स की टर्म्स में निकालना है दूसरी बात कि देखो हीलियम प्लस इसका मतलब 0.529 529 भी नहीं लिख रही मैं A0 ही लिख रही हूँ A0 into n square 4 upon helium 2 मतलब 2A0 is equal to x तो A0 is equal to x by 2 होगा या नहीं होगा मैम स्क्रीन में लिख रहे हैं हाँ बेटा नजर नहीं आ रहा मैम नो मैम और बच्चों को नजर आ रहा है नो मैम यस मैम रुको मैं रिफ्रेश करती हूँ अभी नजर आ रहा है नो मैम अभी स्टार्ट हुआ स्क्रीन से अच्छा यस मैम नजर है मैम मैम फिर से चला गया फिर से चला गया फिर तो मेरे पास से भी चला गया अभी रुको अभी नजर आ रहा है प्रीतम नो मैम No, ma'am. तो ए का साइन आ रहा है चलिए
हम स्क्रीन शेयर स्टार्ट नहीं हुई। हाँ मैं कोशिश तो कर रही हूँ। अभी हो गया? यस मैम, अभी आ रही। Yes, ma'am. अभी नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा, ये ए नॉट फिर से बता देती हूँ ये लिख के। देखो तुम्हें एक्स और पाई के टर्म्स में निकालना है, तो तुमने मान लिया ए नॉट इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स। हाँ या ना? रेडियस ऑफ हीलियम इन R2 He। हाँ या ना? तो क्या मैं बोल Yes, ma'am. सकती हूँ कि ए नॉट की वैल्यू Yes, ma'am. इन्होंने बताया है कि 2 1 जा 2 2 जा तो x अपॉन 2। क्या अब तुम लिथियम की 0.529 की जगह x/2 रख के लिथियम का रेडियस निकाल सकते हो 8th ऑर्बिट का? अरे बोलो, क्या Yes, ma'am. निकाल सकते हो? ट्राई करो, अब ट्राई करो। अब इस हिंट के बाद तो मुझे लगता है तुम्हारा हो जाना चाहिए। करो ट्राई। Yes, ma'am. क्वेश्चन दिख रहा है? तुम्हें 4 मिनट और मिल रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब तो मुझे लगता है हो ही जाना चाहिए, जब तुम्हें फॉर्मूला भी पता है n लैम्डा इज इक्वल टू 0.26x. पाई और x की टर्म्स में बताओ मुझे। मैम पाई x/12. नहीं, गलत। हर्षिता, एनी आंसर? Ma'am, 5x/8. हम्म, 5x/8. पाई x/8। अच्छा, हो सकता है, देखते हैं। और रिंकी, सन्नू, निकिता का कोई आंसर नहीं आया, दीपक का भी कोई आंसर नहीं आया। मैम 0.529 की जगह में a नॉट लेना है ना? हाँ, दो मिनट और बचे हैं।
मैम 8 पाई x by 3. 8 पाई x by 3 चेक करना पड़ेगा, हो सकता है। मैम मैं कैलकुलेशन में तो 32 पूरा छोड़ दिया था तो क्या? मैम 32 एक तो छूट गया था तो अच्छा, इसलिए शायद गलत हो रही. सही तो लग रहा है। सॉरी, चलो सॉल्व कर रही हूँ, अब बहुत हो गया। वैसे 1 मिनट आधा मिनट और बचा है। मुझे तो लग रहा था तुम सॉल्व कर लोगे, लेकिन तुम लोगों तो हार गए। देखो, रेडियस ऑफ लिथियम फॉर 8th ऑर्बिट विल बी a0 मतलब x by 2 into 8 का स्क्वायर अपॉन 3 which is equal to x upon 3 into 8 into 4. अब n लैम्डा होता है मतलब 8 वेव्स, 8 into लैम्डा is equal to 2 into पाई into, ये सीधे ये लिख दे रही हूँ, x by 2 into 8 into 8 upon 3. एक 8 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आया? लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई x अपॉन 3. आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करो। उसके बाद हम फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट करेंगे। आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। फास्ट फास्ट फास्ट। हो जाएगा? यस मैम. सब हो गया। हो गया? चलो, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये अभी तक का आखिरी मॉडल है जो कि अभी तक तो एक्सेप्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि तुम साइंटिस्ट बन जाओ तो इसको रिजेक्ट कर दो। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसमें क्या होता है, बेसिकली क्वांटम नंबर्स होते हैं और ये डिटरमिन किया जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, derived from the solutions of Schrodinger's wave इक्वेशन। आगे बात समझ में? अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से इसके सॉल्यूशन डिराइव किए जाते हैं। तो क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर m into e minus v in equal to 0। इस इक्वेशन को तुम्हें याद नहीं करना, बस ये जान लो कि ये जो साई है ये इसका फंक्शन है। जैसे अगर मैं fx is equal to x plus 3 बोल रही हूँ, ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जिसका डिफरेंशियल हम लेते हैं। ठीक है, तो
अब ये साई क्या बताता है? मैम थोड़ा साई नीचे करेंगे मैम, छूट गया। छूट गया, लिख लो। मैम 8 पाई स्क्वायर m। हाँ, 8 पाई स्क्वायर m इंटू ई माइनस वी इक्वल टू 0। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है और तुम्हें बताने के लिए कि मुझे आती है। ठीक है, तो कर लो प्रीतम ऊपर। प्रीतम हो गया बेटा? बालक यस मैम। अब साई हमें क्या बताता है? What is the significance of psi? psi तो बस एक फंक्शन है, ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट, ये हमें बताएगा एरिया कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा सकता है। और psi स्क्वायर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। ये फंक्शन साइन वेव की तरह होता है कुछ इस तरीके से, बस इसकी इक्वेशन अलग होती है। तो अब जब ये सब हुआ तो फाइनली इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि इससे डिराइव किए गए क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स gives us the complete address. Quantum numbers gives us the complete address of an electron in an atom. जैसे कि मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में, तो तुम मुझे पार्टी देने के लिए अपने घर बुलाओगे या नहीं बुलाओगे? कौन कौन बुलाएगा मुझे ट्रीट देने के लिए सिलेक्शन होने पर? कैसे चुप? मैं बुलाऊंगी। सन्नू बुलाएगी, और कोई नहीं बुलाएगा क्या मुझे? निकिता भी बुलाएगी, प्रीतम भी बुलाएगा। तो अब मुझे अगर तुम्हारे घर आना है तो मुझे आने के लिए तुम्हारा एड्रेस पता होना चाहिए। मुझे ये Yes, पता ma'am. होना चाहिए कि तुम कौन सी सिटी में रहते हो। मुझे ये पता होना चाहिए कि तुम कौन से कॉलोनी में रहते हो। कॉलोनी के बाद मुझे पता होना चाहिए कि तुम कौन से ब्लॉक में रहते हो। मान लो तुम फ्लैट्स में रहते हो, लैंडमार्क। अपार्टमेंट के कौन से लैंडमार्क। फ्लैट, कौन सी हरी ब्लॉक में रहते हो। उसके बाद मुझे तुम्हारा हाउस नंबर पता होना चाहिए, हाँ या ना? यस मैम। फ्लैट, Yes, ma'am. ये ब्लॉक और फ्लैट का फ्यूजन कर दिया। और उस हाउस में घुस के मुझे ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कमरा कौन सा है, हाँ या ना? ऐसे इसको समझने का दो तरीकों से समझाऊंगी। पहला तरीका तो उसी तरीके से हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से शेल में रहता है, कौन से सब शेल में रहता है, कौन से ऑर्बिटल में रहता है, और उसके बाद ऑर्बिटल में उसका स्पिन कौन सा है। ये उसी तरीके से है। मान लो ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट हो गए। अच्छा, पहले मुझे एक एक बच्चा ये बता दो कि तुम रहते कहाँ पर हो। निकिता कहाँ पे रहती है बेटा? प्रीतम, निकिता उड़ीसा। जोधपुर रहती है, प्रीतम उड़ीसा रहता है, और रिंकी कहाँ पे रहती है? Ma'am, Delhi. सनु दिल्ली में रहती है। वेरी गुड। मैम और नाउ
रिंकी कहाँ रहती है? मैम उन्नाव। उन्नाव, ये कहाँ पर है बेटा? मैम लखनऊ के पास। अच्छा, और दीपक कहाँ रहता है? और हर्षिता कहाँ रहती है? गुड़गांव। दीपक गुड़गांव रहता है, पड़ोस में ही। हर्षिता कहाँ रहती है? कहाँ पे बेटा? बैंगलोर मैम। बैंगलोर। चलो, मान लो तुम्हें लगा कि ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो गई है, अब मुझे एक जाकर किसी हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करनी है। मे इट बी कोटा, मे इट बी आकाश, सॉरी, मे इट बी टॉपर्स लर्निंग इंस्टीट्यूट के पास में तुमने सोचा अब मैं ऑफलाइन पढ़ूंगा शिवांगी मैम से। अगर तुम दिल्ली में रह रहे हो तो हो सकता है कि कोई बच्चा कहीं और जाने की सोचे, कोई मुंबई जाने की सोचे, कहीं भी, तुम बस हॉस्टल में जाके रह रहे हो। अब तुमने ये चीज देखी होगी कि जो एकदम कोचिंग के पास वाले हॉस्टल्स होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं, हाँ या ना? तो Yes, अब ma'am. Yes, तुम ma'am. क्या, अब सबसे पहले जब मान लो तुमने एक हॉस्टल रूम लेना है, तो तुम कैसे देखोगे उसको? सबसे पहले तुमने देखा तुम्हारी कोचिंग कहाँ पर है, कौन सी कोचिंग? टॉपर्स लर्निंग। ठीक है, उसके आसपास हॉस्टल है, ये है हॉस्टल नंबर 1, ये है हॉस्टल नंबर 2। एक हॉस्टल नंबर 1, हॉस्टल नंबर 2, हॉस्टल नंबर 3, हॉस्टल नंबर 4 एंड सो ऑन। जो जगह एकदम पास में होती है वो पुरानी बनी होती है, तो फिर वो बहुत कम मेंटेन्ड होती है। तो उसी तरीके से मान लो ये हॉस्टल है, ये शेल नंबर है, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4 एंड सो ऑन, हाँ या ना? तुमने क्या किया? तुमने पहले टॉपर्स लर्निंग में एडमिशन लिया, कोचिंग में एडमिशन लिया। उसके बाद तुमने सोचा कि नहीं, मुझे घर अप डाउन करने में टाइम लगेगा, तो अब मैं हॉस्टल ले लेता हूँ। तो तुम सबसे पास वाला हॉस्टल देखोगे, अगर वो भर चुका होगा तो तुम नेक्स्ट हॉस्टल देखोगे, वो भी भर चुका होगा तो तुम थर्ड में जाओगे, थर्ड भी भर चुका होगा तो फोर्थ में जाओगे एंड सो ऑन। यस या नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मान लो इस हॉस्टल के अंदर अलग अलग फ्लोर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है इस पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर हो, इस पे 2 फ्लोर हो, इस पे 3 फ्लोर हो, 4 फ्लोर हो एंड सो ऑन। तो हॉस्टल के अंदर जो फ्लोर्स है, हॉस्टल के अंदर जो फ्लोर है वो हमने मान लिया सब शेल है। ठीक है, जो सबसे पहले हॉस्टल जिसने बनाया था उसने सोचा ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे तो उसने छोटा बनाया। फिर जब बच्चे और बढ़े तो दूसरे वाला जो हॉस्टल बना वो थोड़ा 2 फ्लोर्स का बना, तीसरे वाला 3 फ्लोर्स का बना एंड सो ऑन। यहां तक किसी को कोई डाउट शेल और सब शेल में डिफरेंस पता लग रहा है? कि शेल तो है कि एक पूरा का पूरा एनर्जी लेवल, और तुमने अभी पढ़ा था कि जो भी हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होता है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कब होगा? जब एनर्जी में अलग अलग डिफरेंसेस आएंगे। रेनबो क्यों बनता है? क्योंकि जब लाइट पड़ती है किसी पानी के ड्रॉप पर तो वो अलग अलग एनर्जी में स्प्लिट हो जाता है, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो अब ये क्या है? सबशेल बन गए। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं n से। ये हमें बताता है शेल नंबर कि वो कौन से शेल में एग्जिस्ट करेगा। अब n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसको हम K, L, M, N, O, P एंड सो ऑन भी कहते हैं। कोई डाउट? नो मैम। कोई दुख? नो मैम। ठीक है, अब हम बात करेंगे एजिमुथल क्वांटम नंबर की, या फिर मैं बोलूंगी एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं L से, और ये हमें बताता है सबशेल का नाम। सबशेल। अब देखो L की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टिल n-1। इससे तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी, अगर शेल नंबर 1 है तो L इक्वल टू 0 ही एग्जिस्ट करेगा। शेल नंबर 2 है तो 0 और 1 दोनों एग्जिस्ट करेंगे। शेल नंबर 3 है तो 0, 1, 2 तीनों एग्जिस्ट करेंगे। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? जितना भी शेल नंबर होगा उतने सब शेल्स एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन उनका नाम 0 से स्टार्ट होकर n-1 पे खत्म हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस मैम। इट इज जस्ट लाइक कि मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, अगर मैंने रोल नंबर को 0 से स्टार्ट किया तो वो रोल नंबर कहां तक जाएंगे? 39। उसी तरीके से एंगुलर क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ सबशेल भी उतने ही होते हैं जो शेल नंबर होता है, लेकिन उनका नाम 0 से स्टार्ट होने की वजह से n-1 पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है? यस मैम। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि इसको मैं S बोल रही हूँ, PDF एंड सो ऑन, GHI। ठीक है? तो ये फ्लोर पता लग गया। अब कोई हॉस्टल है, हॉस्टल के बाद ये तो तुम लोअर फ्लोर पे रहना पसंद करोगे, अगर लिफ्ट नहीं है तो कौन चाहेगा कि सीढ़ियां चढ़नी है? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी। तो शेल, सबसे पहले हमने हॉस्टल देखा जो सबसे पास था, शेल नंबर। फिर उस हॉस्टल में हमने देखा सब शेल नंबर। नीचे का फ्लोर हम प्रेफर कर रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, तो फिर आ गया फ्लोर। फ्लोर के बाद आएंगे रूम्स, जैसे होटल में होता है ना 101, 102, 103, 104, सब बढ़िया ही होते हैं एक फ्लोर के रूम्स। लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है? डिफरेंस डायरेक्शन में होती है। यस और नो? एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, 4 रूम्स हो गए हैं, सभी एक ही फ्लोर पे, तो उनकी एनर्जी तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हमें बताएंगे ऑर्बिटल। यस मैम। इसके बीच में ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ठीक है? तो इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से डिनोट करते हैं, और ये हमें बताता है ऑर्बिटल। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? -L to L। जैसे कि अगर मेरा L इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ m इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करेगा, और L इक्वल टू 1 के लिए m इक्वल टू -1, 0,
+1 एग्जिस्ट करेगा। L इक्वल टू 2 के लिए M इक्वल टू -2 -1 0 1 2 एग्जिस्ट करेगा। तभी तुमने देखा होगा कि s ऑर्बिटल में s का एक ही ऑर्बिटल होता है, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं और d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, f के 7 होते हैं, g के 8 होंगे एंड सो ऑन। आ गई बात समझ में? यस मैम। इनमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ Yes, ma'am. डायरेक्शन का डिफरेंस। जैसे p ऑर्बिटल है वो px py pz, ये सिर्फ इस बात का डिफरेंस आ रहा है कि वो x डायरेक्शन में है या y डायरेक्शन में है या z डायरेक्शन में है। रूम्स के बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब रूम्स के बाद आते हैं बेड। मान लो हर रूम में 2 ही बेड है, एक इस कोने में एक दूसरे कोने में, तो तुम कोई भी ले लो उसमें कोई फर्क पड़ेगा? No. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रैंडमली तुम कोई भी चूज करोगे, कोई भी बेड दे दो क्योंकि सब सेम ही है, तो उसको हम बोलेंगे स्पिन। ये हमें पता चलेगा इसका स्पिन कैसा है। एक रूम में रह रहे हैं 2 लोग, एक का स्पिन क्लॉकवाइज होगा, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। आ रही है बात समझ में? इसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं S से। इसकी वैल्यू हो सकती है +½ या -½ ये वैल्यू क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब बताया था, बताओ क्या होता है प्रीतम? क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। Spin quantum number is the only quantum number which is not derived from the Schrödinger wave equation. वो बस फिक्स कर दिया गया। आ गई बात समझ में? क्वांटम नंबर से Yes, रिलेटेड ma'am. किसी को डाउट? अब एक बात बताओ, अगर कोई एटम है उसमें मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन उठा लूं, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, उनका शेल सेम हो सकता है तो सब शेल अलग होगा, सब शेल भी सेम हो गया तो ऑर्बिटल अलग होगा, ऑर्बिटल भी सेम हो गया तो स्पिन तो 100% अलग होगा ही। और ये हमें बताता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? Yes. अरे Yes, बोलो, ma'am. कोई डाउट? No. अब हम बात करेंगे वापस से एंगुलर क्वांटम नंबर की। एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर बता रहा है L और L हमें बता रहा है सबशेल। तो हम बात कर रहे हैं अब शेप्स ऑफ सबशेल। शेप्स ऑफ सबशेल्स। अगर मैं s ऑर्बिटल के बारे में बात करूं, s orbital is non-directional in nature, non-directional in nature और it is spherical। ये कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस है तो ठीक है। इसके बाद आता है p ऑर्बिटल, ये डायरेक्शनल होता है और इसकी शेप कैसी होती है कौन बताएगा? Spindle shape. डम्बेल शेप्ड। A dumbbell shape. हाँ, डम्बेल शेप्ड।
इसमें क्या होता है, px, py, pz। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ये x डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है और ये भी x डायरेक्शन है, तो ये तो हो जाएगा px, ये अगर y डायरेक्शन ऊपर है तो ये हो जाएगा py, और अगर z डायरेक्शन कहीं अंदर है तो ये हो जाएगा pz, x और y से अलग हटके। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, इसके ma'am. बाद हम बात करेंगे d ऑर्बिटल की। अच्छा, just wait a minute. अब हम बात करेंगे d ऑर्बिटल्स की। d ऑर्बिटल्स की बात करूं तो इसमें 5 होते हैं, ये भी डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। इनकी शेप क्या होती है प्रीतम? डबल डम्बल। Double dumbbell. वेरी गुड। तो इसमें होता है dxy। dxy कैसा होता है? मान लो ये x है, ये y है, तो ये ऐसे इस तरीके से होगा। dyz, ये मान लो y डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है। उसके बाद आता है dzx, तो ये मान लिया x, ये मान लिया z, ये। इसके बाद आता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये फिर एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरीके से होता है। और dz स्क्वायर, ये मान लो z डायरेक्शन है, ये एक्स वाई में से कोई भी हो सकती है, ये कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है। अब dxy, dyz और dzx को हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। dxy, dyz, dzx, ये क्या होते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल्स। सॉरी, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो एक्सिस पे होती है और उनकी एक्सिस पर नहीं होती। एक्सियल ऑर्बिटल्स। आ गई बात समझ में? अरे बोलो। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. Ma'am, slide 1 minute रुक जाओ। हाँ, कर लो नोट जल्दी से।
हो गया मैम। हो गया सभी बच्चों का? तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करें क्योंकि नया टॉपिक तो स्टार्ट करने का टाइम हमारे पास है नहीं। अरे बोलो। ओके मैम। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो मैम, डाउट तो नहीं है। डाउट नहीं है? चलो, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे। चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय मैम। ओके, बाय बाय। सैटरडे संडे को टेस्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर और मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर का, तो डोंट फॉरगेट। ओके मैम। ओके, बाय बाय।